स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। मैं हूं कविता रेलहन। और जब बात आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़ा है कि ही वाज द फ्रीडम फाइटर, हमें आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने हमें सिखाया था। और उनकी मृत्यु जो है एक प्लेन क्रैश में हुई थी 18 अगस्त 1945 को। लेकिन जो हमने किताबों में पढ़ा है और जो इतिहास में घटा है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या सच है, क्या साजिश है, आइए आज जानते हैं द बोस फाइल्स की टीम से। आइए स्वागत करते हैं पूरी टीम का, जहां पर यतिन कार्यकर हैं इस फिल्म के लीड एक्टर, राजेश गुप्ता जी इस फिल्म के डायरेक्टर, और जो रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड किया है रिसर्चर्स एंड ऑथर्स चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कैप्टन ऑफ द शिप से, आपसे राजेश जी। तो जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि कितना सच है और क्या साजिश है, ज़रा इसके बारे में ब्रीफ में बताएं। और द बोस फाइल्स की शुरुआत कहाँ से हुई? इससे पहले हिंदी में 2 फिल्में बनी हैं। एक 2004 में श्याम बेनेगल जी ने बनाई थी सचिन खेड़ेकर को साथ लेके, और उसके बाद में राजकुमार राव की 2018-19 में आई थी द फॉरगॉटन हीरो। ये दोनों फिल्में 1920 से शुरू होकर 1945 के प्लेन क्रैश पे ख़त्म हो जाती है, और हमारी फिल्म 1945 के प्लेन क्रैश से शुरू होती है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। सबके मन में, आई थिंक कि करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही सवाल है सालों से, पिछले 78 सालों से, कि क्या सच है क्या झूठ है। हमारे साथ हमारे 2 राइटर बैठे हैं जिन्होंने कई बुक्स पब्लिश की है। 2017-18 में कोनंड्रम आई थी, 24 में द बोस डिसेप्शन फाइल आई थी, जिसमें इन्होंने अपने 23-24 साल लगा के रिसर्च करके एक पूरी की पूरी फैक्ट बेस चीज़ें हमारे सामने रखी है। बट अभी तक हम उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे हमने ये कहानी बनाई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सुभाष बाबू का 1945 के बाद वो कहाँ गए थे, कब वापस आए थे, कैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रॉ, आईबी कवर अप कर रही थी पूरे एपिसोड को, और फाइनली उनका एंड में क्या हुआ। तो ये एक ऐसा सच है जिसे कोई भी बाहर आने देना नहीं चाहता था। शायद हम, क्या कारण है उसका? कारण बहुत सारे हैं। मैंने अभी कारण तो भाई राजनीतिक कारण हैं, कई देशों के साथ संबंध के कारण हैं। लोगों का कहना है कि शायद संबंध खराब हो जाएंगे, बट मैं कहता हूँ कोई भी कारण रहा हो पिछले 70 सालों में, पर आज मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को और छुपाया जाए। आज अगर हम थोड़े भी काबिल हुए हैं तो हमको इस सारी सच को बाहर लाना पड़ेगा। हम राम मंदिर की तरह 500 साल का इंतजार नहीं कर सकते कि 500 साल के बाद में हमको पता चलेगा कि ये सच था। आज अगर हमारे पास सच है, थैंक्स टू दिस 2 पीपल जिन्होंने ये सारा सच ला के रखा है, और हमने आज के यूथ को जोड़ के ये कहानी बनाई है कि आज हमारे यूथ को सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितनी बातें पता है। शायद 3-4 स्टेटमेंट से ज़्यादा कोई भी नहीं बोल पाएगा, पर तो जो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए था, इतिहास की किताब में जो कुछ बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, किन कारणों से छुपाई गई, किसने छुपाई, हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपनी कहानी की बात करेंगे कि हमने क्या सच खोजा है और कैसे हम समाज के सामने 140 करोड़ भारतीयों के सामने इस सच को पेश कर रहे हैं। यतिन जी, आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले आपको आई थिंक जो फेम मिला मुन्ना भाई MBBS में आनंद बैनर्जी का किरदार करके, इतने आप लोकप्रिय हुए। जब भी आप कोई फिल्म या स्क्रिप्ट चुनते हैं तो आप किरदार में क्या देखते हैं? और जब आपको ये स्क्रिप्ट, ये फिल्म ऑफर हुई, तो व्हाट अट्रैक्टेड यू? एंड ऑल्सो जो पोस्टर पे लिखा हुआ है, अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री दैट विल शॉक यू, आपको क्या शॉक किया जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं कैसे चुनता हूँ। आई लुक फॉर चैलेंजेस दैट will help me grow in my personal life. मुन्ना भाई MBBS में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था मैंने। वैसे ही इकबाल में, वैसे ही बाजीराव मस्तानी, कई सारी फिल्में हैं। इसमें चैलेंज ये था मेरे लिए इस फिल्म में, द बोस फाइल्स, सच या साजिश।
कि जब सर ने मुझे कहानी नरेट की तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। You were shocked. एक्चुअली आई वाज शॉक्ड। और वो एक्सेप्टेंस जो होता है ना, जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं आपको क्या कन्विंस कर पाऊंगा। एक एक्टर का काम है राइटर ने लिखी हुई स्क्रिप्ट को डायरेक्टर के माध्यम से समझना और लोगों तक उस किरदार को पहुंचाना। अगर मैं यतिन कार्यकर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूं। ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। पर सर ने और इनकी राइटिंग ने मुझे काफ़ी मदद की। मुझे दूसरा चैलेंज ये लगा कि मुझे जो आज तक पढ़ाया गया है, मेरे टीचरों ने जो मुझे बताया, मेरे घर के बुजुर्गों ने मुझे समझाया है, वो झूठ था। गुस्सा आया, क्यों आज तक मुझे ये झूठ पिलाया गया, ये जहर पिलाया गया, क्यों? और क्या ये सच लोगों के सामने आना जरूरी नहीं है? आज के युवा को ये सच पता होना जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ कुछ लोग थे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली? इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तय किया मैं इसकी तय तक जाऊंगा और मैं गया। आई डिड माई ओन रिसर्च। सर के साथ बैठ के काफ़ी बातें की। फिर जो डीक्लासिफाई हुई है डॉक्यूमेंट जिन पे सर ने, अनुज जी ने, और वो जो किताबें लिखी है उनके बारे में जानकारी मिली। उनको डाइजेस्ट करके सर ने मुझे बताया। तब धीरे धीरे आई केम टू टर्म्स विद रियलिटी। अनुज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमें ये सच्चाई आपके थ्रू पता चल रही है, आपकी रिसर्च के थ्रू पता चल रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली? मतलब जब आपने भी बचपन में पढ़ाई होगा कि उनकी मृत्यु ऐसे ऐसे हुई, व्हाट मेड यू डू रिसर्च, व्हाट पुश्ड यू, जानने की जिज्ञासा कहाँ से शुरू हुई? हमारे देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं तो मैं एक्सीडेंटल रिसर्चर बन गया था। कहीं ना कहीं दिमाग में ये खबर थी, हम बचपन में जैसे आपने बोला कि ज़्यादा नहीं पढ़ते लेकिन हल्का हल्का हमको आइडिया था कि सुभाष बोस की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सी है कुछ करके। मेरा उसमें एक पर्सनल एंगल था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो सुभाष बोस के खिलाफ में लड़े थे। तो जैसे जतिन सर बोल रहे हैं कि वो बात मुझे अपनी फैमिली हिस्ट्री से मालूम है कि वो जो भारत की आज़ादी जो मिली है उसका जो मेन कारण ये था कि जो भारत की जो फ़ौज थी उसने लड़ने से मना कर दिया या फिर उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो वो मुझे पर्सनली मालूम है कि मेरे ग्रैंडफादर के थ्रू मुझे उस कहानी का हल्का सा पता है। तो ये एक हल्का सा बैकग्राउंड था, लेकिन मैं कोई सुभाष बोस को कोई फैनेटिक या कोई जिसे कहते हैं क्योंकि नेताजी भक्त टाइप ऐसा नहीं था। बट जनरली जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास में होता है, आपकी सभी का, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं करूँगा, नीचे से ऊपर तक एक जनरल एवरेज पर्सन जिसमें कॉन्शियस है, जिसको हल्का सा अटैचमेंट है अपनी कंट्री से। हम हर एक व्यक्ति, हर एक जो यहाँ पे उनको भगत सिंह, सुभाष बोस, पंडित जी, गांधी सब अच्छे लगते हैं, उनकी अच्छी बातें करते हैं उनके लिए। एक्सीडेंटली मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी कर रहा था कि वहाँ पे इंटरनेट का ये दौर शुरू हुआ था, 2001 की बात है। तो वो एक आजकल की शायद वो लोग समझ नहीं पाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सडनली आप 200 वर्ड की स्टोरी लिख रहे हैं, सडनली आपके पास में एंडलेस स्पेस आ गया और आपके पास फोटो आप डाल सकते हो दुनिया भर की, फिर आप उसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑडियंस आपके लिए अवेलेबल है। तो वो एक उस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं इंटरनेट डिवीजन में था तो वहाँ पे कई सीनियर्स ने मेरे को इनका आइडिया आया कि एक कमीशन इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ पे काम कर रहा है, यहाँ विज्ञान भवन में उसका ऑफिस भी है, तो क्यों ना हम लोग, इतना बड़ा पेपर है, हमारा इतना रेपुटेशन है, हम लोग उस पर इंक्वायरी क्यों ना करें। तो उसके अंदर मैं मतलब एज एन असाइनमेंट मैं उसमें चला गया। और उसके बाद से एक विक्रम बेताल वाली कहानी है कि मैं उसको बेताल को छोड़ने के चक्कर में था। कई बार वो बेताल हमारे पीछे पड़ गया, वो मेरे पीछे पड़ा, फिर इसके पीछे लगा दिया मैंने। तो ये कि ये बेताल पीछे पड़ गया, तो वो मैंने बहुत बार कोशिश की इसको छोड़ने की, लेकिन ऑफ एंड ऑन कई लोग बोलते 25 साल हमने पहले ये प्लानिंग करके नहीं आते कि हमको ये करना है, 25 साल बाद ये होगा। लेकिन वो धीरे धीरे करके उसमें एक बहुत बड़ा जो टच है, मैं फिल्म देखा नहीं है लेकिन अपने खुद के जीवन में हमने ऐसी ऐसी कहानियाँ घटी कि उस पर फिल्म बन सकती है। कि ये मुझे अभी भी याद है कि एक वो कोई कनेक्शन निकाल करके गवर्नमेंट के अंदर से बातचीत हुई
कि सरकार में कोई बहुत टॉप लेवल पे कोई बैठे हुए हैं, तो उनके थ्रू मालूम चल रहा है कि फ़ाइलों में क्या लिखा है, तो वो कन्वे किया गया मुझे। तो मुझे 2001-2 में ही सरकार के अंदर से ही मालूम चल गया था कि ये सच्चाई है। तो मुझे बिल्कुल पहले आइडिया था नहीं। हम लोग वो प्लेन क्रैश की थ्योरी को रशियन एंगल को लेकर लड़ाई कर रहे थे कि वो यहाँ मरे कि वहाँ मरे। ये बात दिमाग में आना कि आदमी जीवित हो सकता है, वो भी भारत में बैठेगा, वो भी फैज़ाबाद में, अयोध्या के अंदर, तो उसमें तो बिल्कुल मेरा जीरो विश्वास नहीं था। मतलब मैं तो पहली बार किसी ने बोला तो उसको मैंने गाली दे के भगा दिया था। तो ये कि जब गवर्नमेंट के लेवल से मालूम चलना स्टार्ट हुआ, किसी ने सीक्रेट बातें बताई कि हाईएस्ट लेवल पे कि ये कहानी ऐसी है और इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये भैंस है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसका बताना आसान नहीं है और ये पॉलिटिकल डिसीजन कभी ना कभी लेना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को। तब जाके मेरी नींद हराम होगी सुनने के बाद, जब मुझे मालूम चला कि वो जीवित थे, भारत में थे, सरकार कांटेक्ट में थी उनके। तो फिर वो उसके बाद से फिर हम लोग रिसर्च में, मतलब मोटा मोटा मुझे मालूम चल गया था 2001 में, लेकिन उसके बाद करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर ये मेरे साथ में जुड़ गया और भी हमने इस चीज़ को बार बार ठोक बजाया, कागज़ देखिए, देश में विदेश में, बाहर के यहाँ के लोगों से मिले, ग्राउंड पे गए, लोगों से बातचीत की। कोई भी वजह से मैं आपके सामने अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप ठीक है इतनी जगह दिया तो अच्छा बोल के तो आजकल लोग लीड बना लेते हैं, किसी को बोलने भगवान ने टैलेंट दिया होता है, उसे आपको हिट मिल जाएंगे। लेकिन कन्विक्शन तभी आएगा ना, 25 साल लगातार मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जिन लोगों को मान लीजिए कोई अयोध्या में रहता है, कोई फैज़ाबाद में रहता है, जिन व्यक्ति को मैं लगातार पिछले 25 साल से जानता हूँ, एक बार नहीं मिला, 50 बार मिला, तो मुझे मालूम है कि वो झूठ नहीं कह रहे, तो झूठ बोलने का मोटिव नहीं है। फिर हमने सारे जो स्टैंडर्ड जो अपने होते हैं, जो एविडेंस के कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, तो मतलब हमें तो कोर्ट कचहरी में प्रूव करना है ना अपने केस, कोर्ट में या एकेडमिक्स में या मीडिया में, वहाँ तो ये सुनी सुनाई बात नहीं चलेगी ना, वो तो रील चलेगी नहीं वहाँ पे। तो वो सारे जो स्टैंडर्ड है हमने वो फॉलो करके अपना, मतलब मैंने या फिर बाद में चंद्रू साथ में मेरा आ गया, हमने वो सारा ठोक बजा करके, तो ये जो फिल्म में दिखाया कंक्लूजन मैं देखी नहीं है, लेकिन वो कहानी यही है कि वो यहाँ थे और सरकार को मालूम है और फिल्में बननी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। फिल्म से बढ़िया कोई मीडियम नहीं है पब्लिक तक बात ले जाने का, सबसे ज़्यादा लोग फिल्में देखते हैं उसमें है कि, और उसमें तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है और लोगों तक बात जाएगी, लोग थोड़ा सा सवाल पूछेंगे, डिस्कशन डिबेट होना चाहिए, बट एक ही पॉलिटिशियन इसको अवॉइड करेंगे, इसको वो जब तक उनके गले नहीं पड़ जाएगा तब तक इसको इशू को, क्योंकि इसको खोलना उनके मानने से उनके अभी देश हित में नहीं है, वो उनकी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इस पोजीशन को हमने चेंज करवाना है। तो उस जो लड़ाई चल रही है उसमें ये फिल्म मेरे को लगता है कि अच्छी भूमिका निभाएगी। चंद्रचूड़, मुझे इस फिल्म के लिए जब रिसर्च करना था, मेरे पास एक दिन का समय था, तो एक दिन जब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पढ़ रही थी तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी जो शायद कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी में शायद देखने को मिलता है, कि उन्होंने कलकत्ता से जर्मनी तक ट्रैवल किया था, उस समय की बात हो रही है, और कैसे वो सबमरीन से 90 डेज आई थिंक वो सबमरीन में रहे और उन्होंने जापान भी ट्रैवल किया। तो इतना कुछ उन्होंने उनकी लाइफ जो है थ्रिल और एडवेंचर और इतनी अमेजिंग स्टोरीज से भरी हुई है। एज अ रिसर्चर आपके पास तो डेकेड्स की रिसर्च है, हाउ डिड यू डिसाइड कि कितना चीज़ें जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और आपको क्या लगता है कि आज जब ये लोगों को पता चल जाएगा, व्हाट विल चेंज इन पीपल्स लाइफ, क्या बदलाव आएगा ये कहानी जानने के बाद? मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है अनुज के साथ। जैसे इनके दादाजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादाजी थे फ्रीडम स्ट्रगल में, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उसी वक्त उनके साथ उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी ज्वाइन किया। बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये नेताजी मिस्ट्री केस में जितने सारे बड़े नाम हैं, हरि विष्णु कामत, मुथुरामलिंगम थेवर, समर गुहा, ये सारे उनके काफ़ी करीबी कोलीग्स या फ्रेंड्स थे। तो मेरा परिवार बहुत पॉलिटिकल परिवार है। मैं जब बचपन से जितना मैं बड़ा हुआ, मेरे इर्द गिर्द सारे वही डिस्कशंस होते थे, यही चर्चा होता था। तो बचपन से मेरा थोड़ा सा एडवांस्ड इंट्रोडक्शन हो गया था। बट जैसे होता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर एंड ऑल, तो मैं काम कर रहा था, मैं दिल्ली में आ गया, तो उस टाइम पे हिंदुस्तान टाइम्स का जो वो सीरीज स्टार्ट हुआ, तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो सीरीज आया, उनका जो नतीजा, जिस नतीजे पे पहुंचे वो,
मैंने भी पढ़ के इसको गाली ही दिया था कि एक इंसान को चैन से मरने नहीं दोगे, मतलब साधु बाबा बना के भारत में लाके बिठाना है, बस सेंसेशनलिज्म करना है, तुम लोगों का यही काम है क्या? धीरे धीरे फिर हम 2004-5 से जब बात होने लगी, हमने डिसाइड किया, उस टाइम पे मैं यूके में था, जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ, तो मैं तो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता था। मैं अनुज को और हमारे जो दूसरे फ्रेंड है शांतन, उनको मैंने बोला कि ये हमें ये लॉ को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर ड्रेन्स या सड़कें हो, उसके बारे में, गवर्नेंस के बारे में अगर ट्रांसपेरेंसी हम डिमांड कर सकते हैं, हमारे अपने इतिहास के बारे में क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकते हैं? सो वी शुड स्टार्ट दिस। तब से वो हमारा कैंपेन शुरू हुआ, और जैसे अनुज ने बताया कि जैसे एक जुनून सा शुरू हो गया कि हमें इसका अंत तक जाना है। तो ये लड़ाई जारी रहा, हम लड़ते रहे सरकार से, सरकार डिनाई करते रहे सारे इंफॉर्मेशन, यहाँ तक डिनायल था कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सो वहाँ से लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा फाइल्स डिक्लासिफाई हो चुका है, किया गया है हमारे कैंपेन के वजह से। तो वो सारे फाइल्स हमने ध्यान से पढ़े हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्या ये फाइल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं? कैन वी आल्सो एब्सोल्युटली रीड पब्लिक इट? डोमेन में है, ये वेबसाइट पे अपलोडेड है। ओके, वेबसाइट पे अपलोडेड एक्चुअली 300 फाइल्स है, सारे फाइल्स नहीं है, बाकी सारे फाइल्स क्योंकि हमने निकाले हैं तो हमारे पास सारे फाइल्स हैं। तो ये हमने सारे पढ़े हैं, हमने हजारों इंटरव्यूज किए हैं, फील्ड विजिट्स किए हैं, मतलब 20 साल से इसी पे लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह पे गए हैं, लोगों से बार बार मिले हैं, पॉलिटिशियंस से, ब्यूरोक्रेट से, हर लेवल पे हमने इंटरेक्ट किया है। ये सब करने के बाद हमें, देखिए ये एक स्टोरी है जो 1945 से भारत सरकार ने चालू कर दिया कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में। अब मजे की बात यह है कि सरकार बोलते रहे पर देश में कोई माना नहीं उसको, तो इसीलिए बार बार कमीशन बिठाना पड़ा सरकार को। नहीं तो एक बार अगर सरकार बोल देती है तो 3 बार कमीशन बिठाने की क्या जरूरत है? फिर 1997 में कोलकाता हाई कोर्ट ने फिर से बोला कि नहीं नहीं, ये जो है इट्स नॉट कन्विंसिंग, बहुत सारे लूप होल्स है, अब नया फिर से जांच करिए। तो फिर से नया कमीशन बना। वो कमीशन का रिपोर्ट आया जब पहली बार कोई सरकारी कमीशन ने विथ स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एविडेंस ये साबित कर दिया कि प्लेन क्रैश में नेताजी का मौत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया विदाउट शोइंग एनी रीजन। तो हमें लगा कि उस टाइम पे कि ये केस तो खत्म, हमें कुछ करना चाहिए। तभी हमने डिसाइड किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को यूटिलाइज करके हम सारा सच निकालेंगे। तो बहुत लड़ाई करना पड़ा, बहुत यहाँ तक भी हुआ है कि मैंने डॉक्यूमेंट मांगा है, इसीलिए सरकार ने मेरे ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया है सिर्फ मांगने के लिए। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि हाँ ये इंफॉर्मेशन इनको दे दीजिए, तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसीलिए मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो वो केस अभी तक चल रहा है, वो विथड्रॉ नहीं हुआ है। तो जहां इतना डिनायल है, इतना कवर अप है, हमें लगा कि हमारा एक ही तरीका है, हमें लोगों तक पहुंचना है। तो हमारा जब हमारा लकीली जब काम शुरू किया था पब्लिक डोमेन में, उस जमाने से सोशल मीडिया का प्रोग्रेस शुरू हुआ। तब ऑर्कुट आया, फिर फेसबुक, ट्विटर, हम एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं, लोगों को बताया है। लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे ना, हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्यों मानेंगे? हमें सारे एविडेंस देना पड़ा है, दिखाना पड़ा है, हमारा पूरा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो लोगों के सामने है। तो वी हैव बिल्ट अ ब्रांड ऑफ क्रेडिबिलिटी कि अगर हम बोलेंगे तो लोग मानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि पूरा एविडेंस बैकअप लेकर बोल रहे हैं। तो ये जब चल रहा था तब राजेश ने कॉन्टैक्ट किया, आई थिंक अराउंड 2.5 years ago। ये मूवी का कहानी वहीं से शुरू होता है। हम मिले हैदराबाद में, तब मैं हैदराबाद में था, तो वह हमने मीटिंग किया, डिस्कस किया पूरा सब कुछ, तो वहाँ से शुरू हुआ। तो ही वॉज वेरी पैशनेट, क्योंकि जाहिर है कि इतना सेंसिटिव इशू पे मूवी बनाना कोई आसान काम नहीं। एक तो पहले स्क्रिप्ट लिखना, तो स्क्रिप्ट राजेश ने लिखा है, हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, हमारा क्रिएटिव प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमने सिर्फ रिसर्च इनपुट दिया है, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन बताया है, बाकी सारा काम राजेश ने किया है। फिर सेंसर बोर्ड के सामने लाना, तो वहां पे काम आया कि जो रिसर्च मूवी में जो फैक्ट्स दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड से जब चैलेंज आता है कि ये बात आप कैसे बोल सकते हैं, तब हमारा रिसर्च काम आता है कि ये है एविडेंस है,
Right. nobody can challenge. Right. तो यहाँ से आके आज ये मूवी कंप्लीट हुआ है, रिलीज होने जा रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे बहुत सारे मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज बनना चाहिए। आज की यूथ को पता है, सरकार की तरफ से कोई भी कुछ भी बोले, कोई आंखें बंद करके मान नहीं लेंगे। तो दे आस्क फॉर एविडेंस, दे आस्क फॉर प्रूफ। जो सरकार की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से है। Right. तो राजेश ने ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने लाए हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड द फिल्म ऑल द बेस्ट। यतिन सर अमेजिंग एक्टर, मेरे बोलने के लिए इनफैक्ट यतिन सर से मैं पूछना चाहूँगी, यतिन सर आप शांति सीरियल में काम किया हुआ है आपने, और डेकेड्स आपने बदलता हुआ देखा है। टीवी का कंटेंट कितना बदला है, फिल्में कितनी बदल गई हैं, ओटीटी पर कंटेंट उसमें बदलाव आता जा रहा है। और यूथ की बात हुई है, और यूथ आज हम सीपी में ही बैठे हैं और यूथ प्रोटेस्ट भी कर रहा है जंतर मंतर पे। तो आपको क्या लगता है आज का यूथ क्या चाहता है इंडिया से, क्या चाहता है सिनेमा से? आप यूथ के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल सोचता हूँ। डू यू अग्री विद द सीजेपी प्रोटेस्ट? That's a very difficult question you are asking me. Well, I am not agreeing to them and also not disagreeing with them. आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब देता हूँ। मुझे इस करियर ने यंग रखा है, इसीलिए मैं अभी तक एक्टिंग कर रहा हूँ। ओके, स्टेज कहिए, टीवी को का जन्म हुआ था मुझसे पहले, पर उसको बड़ा होते हुए देखा है। फिल्में, वेब सीरीज़, काफ़ी सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर किया है। मेन ये समझ में आ गया है मुझे कि कंटेंट है, हम क्या लोगों को दे रहे हैं, क्या लोग उससे समझ रहे हैं, मैसेज क्या ले रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और अगर मैं इनफैक्ट उन प्रोजेक्ट्स को बैक करता हूं जो एक्चुअली में समाज में बदलाव लाती है। यू गो थ्रू माई करियर एंड यू कैन ईजीली फाइंड आउट what I've been doing. I love acting, and I'm very, very, very happy to be associated with this film, with such stalwarts. I mean, इतना रिसर्च करना, 20 साल 24 साल का रिसर्च है, कोर्ट केस चल रही है, सेंसर ने कितनी तकलीफ दी, राजेश जी कभी ऑफ कैमरा आपको बताएंगे। पर जो मुद्दा है इस फिल्म का वो यूथ तक पहुंचे, उन्हें समझ में आए कि उनके लिए उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत की है, कितना सैक्रिफाइस किया है। ये भी एक इंटेंशन है राजेश जी और उनकी पूरी टीम का, हम सभी हैं, बिल्कुल, कि उनको समझ में आए कि उनके लिए क्या क्या सहा है, और तब जाके जब वो डिमांड्स करेंगे तो कुछ सोच समझ के ही करेंगे। राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये फिल्म कब, कहाँ और क्यों लोग देखें? सर का 26,000 घंटे का रिसर्च हमने 2 घंटे के अंदर में पिरोने की कोशिश की है। दो घंटे में, जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट छूट नहीं जाए और कुछ अननेसेसरी चीज़ आ नहीं जाए। मैंने पिछले 8 महीनों से हम एडिटिंग टेबल पे बैठ के जो मैंने जितना जद्दोजहद हम गुजरे हैं उतना हमने फिल्म बनाने से नहीं गुजरे, कि इतना एक्सटेंसिव रिसर्च और इतना सारा मटेरियल इन्होंने दिया है। कोरंडम बुक 800 पेज की है। तो मैं इससे पहले कभी भी बुक नहीं पढ़ता था। मेरे घर में सब कोई मुझे बोलते थे कि मैं आज तक कभी 10 या 15 पेज की बुक नहीं पढ़ा, और जब मैंने इनकी बुक पढ़नी शुरू की तो 800 पेज की, तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, और मैं भी शॉक की हो गया था कि ये क्या चल रहा है। लेकिन इस फिल्म में इतना ऐसा कुछ है जो आपको शॉक कर देगा। आपने इतिहास में या कहीं भी वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं जो हम पहली बार पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं। वाह, पहली बार। मतलब मैं एक छोटी सी बात इस बात पे ऐड करूंगा कि जो एक्चुअली लोगों ने उनके बारे में कहा है वो हमारे डायलॉग्स हैं। We have taken those as the dialogues in the film.
कि अगर कोई रिलेटिव उनका देखेगा तो ही विल बी शॉक्ड कि ये सेम डायलॉग अगर वीएन अरोड़ा साहब अगर कभी अगर उनके फैमिली का कोई आदमी देखेगा, तो जब वो अयोध्या में जब उनके घर से वापस आए थे तो उनकी वाइफ ने उनसे क्या सवाल पूछा था, हमने वही एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं फिल्म में, ताकि फिल्म की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम श्योर आजकल जो जनता है उसको कंटेंट चाहिए, जिस तरह से ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल्स, इस तरह की फिल्में जो आई हैं, लोगों को सच्चाई का सामना जहां हुआ है उनको बहुत ही पसंद आया है। आई एम श्योर द बोस फाइल्स भी एक नई सच्चाई सामने लेकर आएगी और लोगों की आंखें ज़रूर खुलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस मूवी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। In the last, I will add only one thing. This movie is must for every Indian. Yes. This movie is must for every youth. If you are missing this film, I would say कि you are missing your history. नया भारत पुराने भारत को नहीं भूलेगा। चाहे कोई कुछ भी करे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।